नमस्कार, स्वागत है। यह वीडियो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के दो छात्र आयुष और विभोर ने बनाई है अंडर द गाइडेंस ऑफ नरेंद्र कुमार निगम सर। इस वीडियो और चैनल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नए नए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आसान और सरल भाषा में समझाने का एम रखते हैं। जो एक जमाने में क्रांतिकारी था, रेवोल्यूशनरी था, वो आज एक बोझ बन गया है। यह चीज हमारे समाज की कई चीजों के साथ हुआ है। अब ये अपना लेटर खत ही ले लो। आज से कुछ जमाने पहले जो ये लेटर खत भेजा करते थे, हम कैसे भेजते थे? खत लिखते थे और एक घर से दूसरे घर पोस्ट हो जाता था। एक टाइम पे ये रेवोल्यूशनरी था, बट आज के टाइम में लोगों को ये बोझ लगता है। उन्होंने मेल की जगह ईमेल करना शुरू कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। और वही मेल अब कुछ चंद सेकंड में हो जाती है। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, कुछ ऐसे ही इतिहास रचा जा रहा है, रचने वाला है। किसके साथ? इस 50 रुपए के नोट के साथ, इस कागज के नोट के साथ। ये जो नोट है, ये कागज का नोट एक जमाने में रेवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, बट ये नोट आज के टाइम में एक बोझ बन गया है। कैसे? आज से कुछ सालों पहले, कुछ जमाने पहले हमारे यहां सोने के, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। लोगों को वो बोझ लगने लग गए, इतने भारी, बनाने में इतने महंगे, सरकार के लिए, लोगों के लिए वो अनफीजिबल, उनको वो बनाना ठीक नहीं लगा, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लोगों ने क्या करा? उन्होंने कहा सरकार के साथ मिलके कि क्यों ना हम पैसे को इस कागज के टुकड़े पे छाप दें। ये कागज का टुकड़ा एक तो इतना हल्का, दूसरा छापने में कितना सस्ता। उस टाइम एक क्रांतिकारी था, बट आज के टाइम ये कागज का टुकड़ा भी लोगों को बोझ लगने लग गया है। लोग कहते हैं ओए होए, इसको भी लेके क्यों घूमे, ये इतना भारी है। सरकार कहती है इतना नोट क्यों छापे, हम कागज भी क्यों छापे। उन्होंने कहा जो काम आपने मेल को ईमेल में चेंज करके करा था, वही इस रुपी के साथ करो। इस रुपी को ई रुपी बना दो, इलेक्ट्रॉनिक रुपी। सीधी भाषा में इस नोट को लिया, अपने फोन के अंदर डाला और डिजिटल रुपी में तब्दील कर दिया, यानी कि क्या? ई रूपी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जो ई रूपी है, ये काम कैसे करता है। आज से पहले क्या होता था? आपको अगर कुछ भी सामान, कुछ भी फल सब्जी लेना होता था, आप दुकानदार के पास जाते थे, सामान लेते थे और बदले में ये कैश, इस पेपर करेंसी की मदद से अपना खर्चा किया करते थे। आरबीआई कहता है कि आप इसकी जगह एक और चीज कर सकते हैं। अब क्या? इस कैश की जगह क्यों ना आप इसी का एक डिजिटल फॉर्म, ई रूपी को अपने डिजिटल करेंसी अकाउंट से दुकानदार के डिजिटल करेंसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें, बिना इस कैश के जरूरत के, बिना इस कागज के टुकड़े की जरूरत के आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। और इसी का नाम दे दिया गया सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी ऐसी डिजिटल करेंसी जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक लॉन्च कर रहा है, ई रूपी या सीबीडीसी। अब आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कैसे? पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, भीम के द्वारा, क्योंकि उसमें भी कैश की जरूरत तो पड़ती नहीं। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे ये ई रूपी का कॉन्सेप्ट हमारे यूपीआई, पेटीएम के कॉन्सेप्ट से अलग है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ई रूपी एक यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे से अलग है, डिफरेंट है। आज से पहले क्या होता था? अगर मेरे को कुछ भी सामान खरीदना है, मेरा बल्ला, बैट खरीदने का मन है, क्रिकेट खेलने का मन है, मैं दुकानदार के पास गया, उसने बताया बैट 500 रुपए का है। मैंने सीधे 500 रुपए का एक नोट निकाला, दुकानदार को पकड़ाया और अपनी ट्रांजैक्शन पूरी करी। अब क्या डिफरेंस आ गया है? अब दुकानदार को हम क्या कर रहे हैं? पेटीएम का इस्तेमाल करके पेमेंट कर रहे हैं। हम कहते हैं अपने फोन में पेटीएम अकाउंट खोला, पैसे अपने पेटीएम से दुकानदार के पेटीएम में भेज दिए। अब सामने सामने तो ऐसा लगता है कि ये कार्य बहुत ही सिंपल है, साधारण है, कि पैसा सीधे सीधा चला गया। बट इसके पीछे पूरी एक कहानी चल रही होती है। असलियत में जो हमारा बैंक है, लेट्स से आपका खाता एसबीआई में आपका बैंक एसबीआई है, दुकानदार का बैंक एचडीएफसी है। तो जब पैसा एक पेटीएम अकाउंट से दूसरे पेटीएम अकाउंट में जाता है, तो असलियत में जो पेटीएम अकाउंट से लिंक्ड बैंक है एसबीआई, एसबीआई पैसा भेजता है एचडीएफसी को। तो यानी बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, बैंक पैसा भेज रहा है। ये सेम काम कहां नहीं होता है? ये सेम काम ई रूपी में नहीं होता है। कैसे नहीं होता है?
ई रूपी बिल्कुल एक नोट की तरह है, एक कैश की तरह है। जैसे जब मैंने कैश दिया दुकानदार को, मैंने कोई भी बैंक की बात नहीं करी। उसी तरह ई रूपी जब भेजा जाता है, इसी नोट का एक डिजिटल फॉर्म दुकानदार को दिया जाता है और किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की बैंक की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती है। अब हो सकता है कुछ लोगों को यह लग रहा हो कि कहीं ना कहीं ये ई रूपी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन इथीरियम जैसा ही नहीं है। मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं? इसका जवाब यह है कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी यूज होती है क्रिप्टो करेंसी और ई रूपी के पीछे वो हूबहू है। तो इनमें अंतर क्या है सर? अंतर है, किस प्रकार का अंतर है कि ये किस वे में काम करते हैं। जो आपका बिटकॉइन है वो अनरेगुलेटेड है, मतलब कि क्या, उस पे किसी का भी नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। बट जो आपका ई रूपी है वो सीबीडीसी है, यानी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। तो आपकी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उस पर नियंत्रण मेंटेन करेगा, उस पर कंट्रोल मेंटेन करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। इन मायनों में हमारा सीबीडीसी, हमारा ई रूपी, हमारे क्रिप्टो से अलग है। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो सरकार है, आरबीआई है, इस ई रूपी को, सीबीडीसी को लॉन्च करने की सोच रही है। अब एक बात समझने वाली ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ई रूपी का, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत से और भी ऐसे देश हैं जो इस कॉन्सेप्ट को, इस ई रूपी के, इस डिजिटल करेंसी कॉन्सेप्ट को अपने देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो आरबीआई है उनसे ये एग्जांपल लेके, दूसरे देशों से एग्जांपल लेके, उनकी गलतियों से सीख के इस ई रूपी को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और फेज्ड मैनर में लॉन्च करना चाहता है। तो इसका आरबीआई ने दो टाइप के स्ट्रक्चर, दो भागों में इसको बांटा है। एक कहलाता है होलसेल सीबीडीसी, होलसेल ई रूपी, और एक है रिटेल ई रूपी। ये जो होलसेल वाला पार्ट है, ये पेमेंट फैसिलिटेट करेगा किसके बीच में? एक आरबीआई सेंट्रल बैंक के बीच में और एक कमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी के बीच में। और जो रिटेल वाला ई रूपी है, वो फैसिलिटेट करेगा पेमेंट को किसके बीच में? सेंट्रल बैंक आरबीआई के बीच में और इंडिविजुअल्स के बीच में। इंडिविजुअल कौन? हम जैसे आम आदमी, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और बैंक और बिजनेसेस के साथ। अभी जो आरबीआई है इसको बहुत ही फेज्ड मैनर में लाना चाहता है, एक साथ थोपना नहीं चाहता। इसलिए आरबीआई ने इसका एक पायलट प्रोजेक्ट, एक छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है 1 नवंबर इस साल से। और आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको धीरे 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 अगले साल तक फुल फॉर्म में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस ई रूपी के क्या फायदे और क्या नुकसान है। अगर मैं फायदों की बात करूं तो इसके मुख्य तौर से दो फायदे हैं। सबसे पहला, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन करने में आसानी। कैसे? सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे हम आम इंसान को ट्रांजैक्शन करना अब बहुत ही सहूलियत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं बैंक लेवल पे, हाई लेवल पे, बैंक के लिए भी आसान हो जाएगा ट्रांजैक्शंस करना। बैंक्स को बहुत ही हाई लेवल पे बहुत ही बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में, जो अभी तक बहुत ही टाइम लेती थी होने में। बट इस ई रूपी की मदद से ये सारी ट्रांजैक्शन बहुत ही सहूलियत से और बहुत ही कम समय में हो जाएंगी। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जो आरबीआई है उसके पास इस ई रूपी का डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट नियंत्रण है, जिसकी मदद से आरबीआई अब मनी सप्लाई को, यानी इकोनॉमी में जो पैसा बह रहा है, उसको कम या ज्यादा कर पाएगी बहुत ही आसानी से। जो आज से पहले थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसमें बैंक्स, एसबीआई, कमर्शियल बैंक्स का यूज करना पड़ता था, जो अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो इसकी कहीं ना कहीं एक खामी है, वो एक ये है कि इसको लोगों को अपनाने में थोड़ा समय लग सकता है। क्योंकि लोग की जो हैबिट्स हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, उनको बदलने में समय लगता है। लोगों ने बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से अपनी करंट कैश की आदत को बदल के यूपीआई पे लाए थे, यानी पेटीएम इस्तेमाल करना शुरू करा था। अब उनको यह बोलना कि आप पेटीएम से एक नए फॉर्म ऑफ करेंसी पे आ जाओ, तो उनको यह बदलाव शायद ज्यादा अच्छा ना लगे, थोड़ा समय लगेगा और लोगों को लगे इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पेटीएम और ये थोड़ा सेम सही है, तो इसमें आके क्या ही ज्यादा फायदा। तो ये इसके कुछ नुकसान है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं।